ठीक है, मैं आता हूं, और जो इससे पहले आपने मुद्दा उठाया वो भी अहम है, उस पर अनिला जी जवाब देंगे। लेकिन एक और अहम खबर है, पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है वीडियो में पीएम ने हर नागरिक को अपना परिवार बताया है। वो वीडियो आपको दिखाते हैं। एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था, और जब मैंने अपना घर छोड़ा, एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा, मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे, मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। तो मोदी का परिवार, दरअसल बीजेपी ने इसे पूरा नेशन वाइड कैंपेन बना दिया, और आपने देखा होगा कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता उनके सोशल मीडिया हैंडल पर अब ये नजर भी आ रहा है। तो अब क्या इस परिवार का विस्तार होगा? अब ओडिशा में क्या एनडीए के परिवार का विस्तार होगा? ये अहम सवाल है। ओडिशा पर नजरें क्यों हैं? जल्दी से कुछ फैक्ट समझ लेते हैं। कुल लोकसभा सीटों की बात करें तो यहां पर 21 लोकसभा सीटें हैं, और 2014 की अगर बात करें तो जरा वहां देख लीजिए कि किस तरह के नतीजे आए थे। यहां पर बीजेडी की बात करें तो 20, बीजेपी 1 और कांग्रेस को 0। तो इस तरह से ये समीकरण यहां पर नजर आता है। तो ओडिशा में नजर थी, अब 19 पे आते हैं, यानी कि जो दूसरा, उसके बाद मोदी के कार्यकाल में जो दूसरा चुनाव हुआ वहां पर क्या होता है। सीटें 21 थी, और देखिए बीजेडी को 12 बीजेपी ने वहां पर गेन किया, ग्राउंड पकड़ा, 8 सीटें और कांग्रेस को 1। मतलब कि बीजेपी को वहां पर एक बड़ी संभावना नजर आ रही है। और ऐसे में अगर एनडीए का कुनबा, एनडीए का परिवार का विस्तार ओडिशा में होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनावी रणनीति के रूप में सामने आएगा। तो बीजेपी और बीजेडी कभी दूर कभी पास, जैसा कि हमने शुरू में भी बोला था। क्या क्या हुआ है इन दोनों दलों के बीच में अब तक, जरा उस पर नजर डाल लेते हैं। तो बीजेडी की स्थापना से ही बीजेपी उसका समर्थन करती रही है। नवीन पटनायक बीजेपी के समर्थन में से मुख्यमंत्री बने, उन्होंने वहां सत्ता संभाली। 2000 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ लड़ी थी, यानी इतिहास भी यह कहता है कि दोनों दल चुनावी मैदान में साथ में लड़ चुके हैं। जी हां, बीजेडी और बीजेपी मिलकर 106 सीटें जीतने में कामयाब भी रहे थे। इसके बाद 2009 का जिक्र जरूरी है, जब गठबंधन टूटता है लेकिन लगाव बरकरार रहता है। यह खास बात रही। एनडीए के लिए संकट मोचक की भूमिका में हमेशा बीजेडी नजर आई। और हमारे साथ इस वक्त कुछ और खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रामकृपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल जी, ये बीजेडी और बीजेपी का आपसी लगाव तो खत्म नहीं हुआ, भले ही गठबंधन टूट गया हो। क्या स्थिति आप देखते हैं? ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, एनडीए का कुनबा बढ़ाने का यह सिलसिला क्या आगे बढ़ता हुआ हम देखेंगे क्या आज के दौरे में भी? क्या संभावनाएं? निश्चित रूप से समीर जी, देखिए वैसे भी कहने के लिए बीजेडी हो, बीजेपी हो, लेकिन आप देखिए कि उड़ीसा हो, तेलंगाना हो, यहाँ के जितने भी सांसद हैं वो बीजेपी के सहयोगी के रूप में रहे हैं, और इसमें उड़ीसा में तो कोई दो राय है ही नहीं। अब उड़ीसा की वर्तमान स्थिति समय है, नवीन जी का जो स्वास्थ्य है वो ऐसा है कि वो मान के चल रहे हैं कि बीजेपी केंद्र के लिए, उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, और हो सकता है कोई अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए तो ये होगा कि अल्टीमेटली बीजेपी जो है वो बीजेपी के लिए ही एक तरह से
वो चाह रही है और चाहेगी भी कि हाँ वो मोदी जी स्ट्रेंथन हो। ठीक। अब वो ठीक है, एक पार्टी अलग, इसकी अलग बात है, लेकिन वो ऐसी केमिस्ट्री है ठीक है, उड़ीसा रामकृपाल जी, आप मानते हैं कि केमिस्ट्री तो रही ही है, अगर वो किसी फॉर्मल रूप में सामने आती है तो इसका लाभ एनडीए को हो सकता है। थोड़ा सा आपके नेटवर्क की दिक्कत हमें आ रही है, साफ आवाज नहीं मिल पा रही थी। सारिका पासवान आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सारिका जी, ऐसी हल्की गेंदें आरजेडी सुप्रीमो की तरफ से, लालू यादव की तरफ से की गई, जिस पर बीजेपी अब ताबड़तोड़ राजनीतिक कैंपेनिंग की बैटिंग कर रही है, जरूरत क्या थी ऐसे बयान की? अगर परिवारवाद का मुद्दा है तो उसमें व्यक्तिगत परिवार की बात क्यों लाई गई, वो परिवार जो राजनीति में है भी नहीं? देखिए समीर जी, बॉल तो इतनी भारी थी कि उसको संभाल तक नहीं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पा रहे हैं। और देखिए उसका परिणाम देखिए ना, पूरी 140 करोड़ जनता को वो कह रहे हैं हमारे बच्चे हैं। हालांकि उन्होंने कभी इससे पहले 140 करोड़ जनता के बारे में सोचा नहीं। हम दो, हमारी दो की सरकार ही इन्होंने बना के रखी। पिछले बार यही वो लोग हैं ना जो चौकीदार थे और चोर बन गए, और चोर बनकर इन्होंने पूरे देश के संसाधनों को लूट लिया, डकैती कर दी इन्होंने। लोगों के क्या पैसे नुकसान हो चुका है 2019 में? ये जो जुमले, ये नारे, जो राजनीतिक नारे थे, विपक्ष को इसका नुकसान दिखा है, इसको कैसे डिनाई कर रही हैं? और क्या वही गलती दोबारा नहीं हो रही है व्यक्तिगत तौर पर हमले करके? मैं एक चुनावी लिहाज से पूछ रहा हूं। चुनाव में इसके नुकसान हर जानकार मानता है कि इसके नुकसान विपक्ष को हुए हैं। क्या वही गलती आरजेडी ने फिर नहीं दोहराई है पटना के गांधी मैदान में? नहीं, बहुत सही बात कही है राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने, जो बार बार ये लोग परिवारवाद का मामला उठा रहे थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद के तो अनगिनत एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। देखिए अब तो यही दिख रहा है ना कि ये अंधभक्त जिस तरीके से कल से ये होड़ लगा रखे हैं कि मैं आपका परिवार हूं, मैं आपका परिवार हूं। प्रश्न तो ये पूछा गया था कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने अपने पत्नी को छोड़ा, आज भी उनकी पत्नी के हम इंटरव्यूज देख रहे होते हैं कि कई जगह वो नहीं। तो यानी सारिका जी, आपको अभी भी ये नहीं लगता कि इस बयान के बाद एक तरह का सेल्फ गोल किया गया है? इंडिया गठबंधन की तरफ से एक तरह का सेल्फ गोल हो गया। नहीं, देखिए ये क्योंकि इससे पहले भी ये नुस्खा तो आजमाया जा चुका है ना। मेरा सवाल सुनिए, इससे पहले भी तो ये नुस्खा आजमाया जा चुका है। पहले उन्हें चाय वाला कहकर, फिर वो एक चौकीदार चोर है निकला, जिसका जवाब दिया गया मैं भी चौकीदार से। और अब आपने उनके परिवार पर सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि मेरा पूरा देश ही परिवार है। तो आपको नहीं लगता कि ये सेल्फ गोल हो गया फिर से? ठीक है समीर जी, मैं बोल दूं, मुझे कम से कम 30 सेकंड का भी वक्त दीजिए जी। देखिए पहले ये चाय वाले थे, ये वो चाय वाले थे जो नाली से गैस निकाल करके उस गैस से ये चाय बना लिया करते थे। उसके बाद ये वो चोर रूपी चौकीदार थे जिन्होंने चौकीदार के रूप में पूरे देश को लूट लिया। अब वो परिवार का ये नया जो है ना प्रोपेगेंडा लेके शुरू हुए हैं। हालांकि इनको इस बात से सबसे ज्यादा तकलीफ रही थी। देखिए ये मोदी डायनेस्टी की शुरुआत करना चाहते हैं, और हाँ, आपको भी पता और हम सबको भी पता है कि तानाशाह जो थे ना, उनके कमांडर ही उनके परिवार हुआ करते थे। और अभी जो चल रहा है होड़, ये बिल्कुल ही मोदी डायनेस्टी की शुरुआत। ठीक है, आप कह रही हैं मोदी डायनेस्टी। अनिला जी, मोदी डायनेस्टी 140 करोड़ भारतवासी, क्या ये मोदी डायनेस्टी का हिस्सा है? और अगर ये हैं तो किसी पार्टी को अगर इस पे ऐतराज है तो वो ऐतराज आपको कितना सही या गलत लगता है? क्योंकि 2, 4, 8, 9 परिवारों का नहीं, वो 140 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। ये जो सूक्ष्म बुद्धि वाले लोग हैं ना, इनको समझ में नहीं आ सकता। जब 140 करोड़ की बात वो करते हैं तो मैडम आपके नेता भी उस परिवार में आते हैं, क्योंकि वो इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री है। दूसरे पे उंगली उठाने से एक सेकंड शांत रहिए। आप लगातार बोलती हैं, कुछ नहीं बोलते, चुप होकर बैठिए। नहीं मिस पासवान, अब आप चुप होकर बैठिए। आप लगातार बोल रही थी, मैं बीच में नहीं बोली। ये गुंडागर्दी यहाँ पे पैनल पे मत दिखाइए मुझको। नहीं मैडम, आपके बच्चों के पिता नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। मैडम, अरे सारिका जी प्लीज आपके बच्चों के पिता आप जो कह रही हैं उसको एक बार सुनिए भी। सारिका जी, कोई पर्सनल टिप्पणी ना हो, हम एक मुद्दे की बात कर रहे हैं, उस पर जरा बात हो जाए। अब आपकी बात हो गई, अब अनिला जी को बोलने दीजिए प्लीज। अनिला जी। और दूसरी महिला के ऊपर उसके किस प्रकार के संबंध उसके साथ उसके पति के साथ है या नहीं है, इसके ऊपर टीका टिप्पणी ना करे तो बेहतर है। जाकर अपने आला कमान के परिवार के बारे में जरा देखिए और फिर बोलिए कि तेज प्रताप के परिवार के साथ क्या हो रहा है, उसकी पत्नी के साथ क्या किया। पर मैं ये बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं लेकर आना चाहूंगी, क्योंकि मैं राष्ट्र के प्रधानमंत्री के विषय में बात करती हूँ। राष्ट्र प्रधानमंत्री का जो अपना परिवार है, चाहे उनके भाई बहन जो भी हैं, भाई भतीजे जो भी है, आप बता दीजिए किसको लाभ मिला?
किसको लाभ मिला? और आपका जो आला कमान परिवार है, डी लालू यादव फैमिली, गिनाऊं कितने भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं?